अमूमन नीति बनी हुई है और प्रयास ही किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हर विभाग की अलग से नीति बने और उस नीति के तहत ही हमारे जितने भी कर्मचारी क्योंकि शासन के अंग हैं उनको सहूलियतें प्रदान करते हुए उनसे ही हम अपने सरकार का काम चलाते हैं। तो जहाँ तक संभव होता है उनकी खुद के जहाँ वो चाहते हैं उसके स्थान पर उस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए सरकार व्यवस्था करती है। मंत्री जितने भी हैं वो अपने घरों पर जन सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से हर डिपार्टमेंट की, हर विभाग की अलग अलग नीतियां हैं, तो उन नीतियों के और नियमों के हिसाब से ही तबादले होते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कुछ विभागों में पति पत्नी एक ही जगह पर रहें ऐसी नीति होती है, कुछ विभागों में मानवीय आधार को लेके तबादले किए जाते हैं। तो नियम और नीतियों के हिसाब से ही सही रूप में तबादले होते हैं। एक नीति बन जाए ताकि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी अधिकारी को कहीं इधर उधर एप्लीकेशन लेके जाना नहीं पड़े और एक फिक्स फॉर्मेट हो जिसमें उनको अप्लाई किया और उनका तुरंत काम हो जाए। निश्चित रूप से इस पर प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार करेगी कि उनको करेगी। बीजेपी नेता भी मानते हैं, भीतरखाने में मानते हैं कि नीति होनी चाहिए और नीति के आधार पर ही तबादले होने चाहिए, वरना हश्र जनता की राय के रूप में लगातार हम देखते और सुनते आ रहे हैं। आईसी श्रीवास्तव साहब, अब आपसे जानना चाहते हैं, सरकार ने जल्दबाजी कर दी है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि तबादलों को लेकर आनन फानन में बात की गई, लगातार तैयारियां की गई, जन सुनवाई के साथ इसको जोड़ दिया गया और अब नतीजा हमारे सामने। श्रीवास्तव साहब, बात जो है वो खुलासा जनता ही कर रही है, जनता ही वोट देती। जनता ने हमेशा बुद्धिमत्ता दिखाई है, शासन को बदला भी है, लेकिन हमने तो जो देखा अपने 37 साल के करियर में, जो बद से बदतर हालात होते गए। हम जब कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, तब हमें कहते थे साहब जरा देख लीजिएगा, इसको हो सके तो, ये कहा जाता था। और कभी इवन मदेरना साहब जैसे वरिष्ठ मंत्री, उन्होंने एक बार किसी पटवारी के लिए कहा था, पलट के नहीं पूछा उन्होंने, मैंने नहीं किया। और बहुत से लोग जो नहीं किया, मेरे तबादले भी हुए, मेरा खुद का निजी तबादला एक नहीं 30 ट्रांसफर मैंने देखे लाइफ में 37 साल के उसमें। और कभी ये बात मैंने झुकाव नहीं किया। हमने तहसीलदारों के ट्रांसफ़र में मैंने सरकार के सामने ये बात आई, मुझे बड़ा अजीब लगा। आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि साहब अनौपचारिक रूप से निर्णय हुआ कि एमएलएस के कहने से। मैंने कहा अनौपचारिक क्या होता है, कैबिनेट का निर्णय तो निर्णय होता है, लेकिन हमें ये कहा गया, हमने कहा हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो ये मैंने इस चीज़ को झेला है, ट्रांसफ़र को एक वेपन, एक हथियार बनाया गया है, जो कि हमेशा उनको जो लोग हैं उनके नीचे सबऑर्डिनेट, उनको घोड़े वही काम करेंगे जो सवार उसको कहेगा, जिस तरह से कहेंगे। और इतनी बातें हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दे दी, लेकिन कोई सरकारें मानती नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच में गोपाल जी हैं जो उदयपुर से जुड़े हैं अपनी राय के साथ। गोपाल जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हेलो जी, सुन पा रहे हैं, आपको बताएं। हाँ सर, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तबादलों का सबसे बड़ा एक दुखद पहलू और है कि इसमें सारे एजुकेशन विभाग में शिक्षक, व्याख्याता, प्रधानाचार्यों की सुनी जाती है। बाकी जो छोटे कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, यूडीसी हैं, उनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। आप पूरे सिस्टम में देख लीजिए, अभी तक कम से कम 10-20 हजार तबादले हो चुके होंगे, लेकिन इनका किसी ने कहीं कोई जिक्र नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज्यादा कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उसके बावजूद सूरत हाल इस तरह से नजर आते हैं तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। सियाराम शर्मा साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी की। आप मानेंगे तबादलों को लेकर जल्दबाजी हुई है, लगातार तारीखें भले ही बढ़ा दी गई हो और आगे तारीख बढ़ाने की बात की जा रही हो, लेकिन मंत्री ने आनन फानन में सिर्फ अपनी राय को थोप दिया। देखिए, ट्रांसफर छुट्टियों में मई जून में ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आगे के सत्र को व्यवस्थित रूप से यह चलाना है। अब ये इस समय जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से प्रवेश उस समय बाधा पहुंचेगी और शिक्षण कार्य भी इससे बाधित होगा, क्योंकि अध्यापक की मानसिकता। सवाल ये भी है साथ में भ्रष्टाचार इसके साथ साथ पनपा है। सवाल ये भी है कि पूरे के पूरे शिक्षा महकमे का राजनीतिकरण करके रख दिया गया है। देखो, राजनीतिकरण तो निश्चित रूप से हुआ ही है। जितनी भी सरकार पहले पूर्व सरकार ने भी किया, ये भी किया, और सब डिजायर को एक आधार मान करके करते हैं। महावीर सियाग साहब, क्या कर्मचारी इतना लाचार हो गया है कि इस राजनीति के कारण दबाव लगातार महसूस करता जा रहा है, खासतौर पर शिक्षा विभाग में?
यहाँ मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि शिक्षक का और दूसरे कर्मचारी के काम में बड़ा फर्क है। शिक्षक का काम पढ़ाने का काम है, अगर वो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होगा, वो दिमागी रूप से ठीक से नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। और सरकारें लगातार उनको मानसिक प्रताड़नाएं दे रही हैं और ऐसे वातावरण बना रही है कि वो शिक्षण का काम नहीं कर पाए। और इसके पीछे हमें ऐसा लगता है कि सरकार की साजिश इसके पीछे लग रही है कि वो सरकारी स्कूलों को तबाह करना चाहती है। इसका बड़ा साफ साफ प्रमाण है। एक तरफ तो ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ पीपीपी मॉडल के नाम पर स्कूलों का प्राइवेट करने का सरकार ने प्रस्ताव ले आई है। तो ये सारी चीजें मिला करके भ्रष्टाचार एक इसका एंगल है, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री जी भी स्वयं जब इस बात को उनके सामने रखते हैं तो सीधा नहीं मानते, लेकिन उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, लेकिन जो डिजायर करने वाला अगर वो कुछ कर ले तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, जबकि मंत्री जी कर सकते हैं। जी हिरालाल नागर साहब, सरकार जब आई, मध्य प्रदेश के मॉडल को स्टडी किया गया, कर्नाटक के मॉडल को स्टडी किया, फिर गुजरात मॉडल पर आए और लगातार नीतियों की बात की गई कि हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद काम करेंगे। शिक्षा मंत्री क्या दिखावा कर रहे थे? पीपीपी मॉडल पर आप जाने की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों को एक तरह से आगे ले जाने की आप बात करते हैं, लेकिन नतीजे हम देख रहे हैं। शुरुआत में जो तस्वीर आपने दिखाई थी, आपने भी देखा, एक प्रधानाध्यापक थे, 2 टीचर्स थे, उनका ज्ञान कहाँ तक है ये भी हमने देखा और समझा। ऐसे हालात में शिक्षा मंत्री क्या न्याय कर रहे हैं इस कुर्सी पर? देखिए, मॉडल्स निश्चित रूप से स्टडी किया गया और पहली बार एकीकरण का प्रयास किया गया। नागर साहब एक बात बताइए, क्या शिक्षा मंत्री की कोशिश है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए? ऐसा लगता है आपको शिक्षा मंत्री इस बारे में प्रयास कर रहे हैं? इसी का प्रयास किया गया ताकि तो फिर आप बता दीजिए क्या ये प्रयास है? छात्र संख्या नहीं थी उनको ऐसे स्कूल में मर्ज किया गया जहां छात्र संख्या है। एकीकरण की वो जो सत्र समाप्त हुआ उसके वजह से समय लगा। अभी एकीकरण के बाद समानीकरण का जो समय आया तो निश्चित रूप से उसमें कुछ जो ज्यादा काम नहीं हो पाया। उसका आप ये बता दीजिए, शिक्षा मंत्री को उनकी कुर्सी पे बने रहने का हक है ऐसे हालात में जब वो अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, खासतौर पर ऐसी सूरत हाल जब वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लगातार दावे करते हैं, लेकिन उससे उलट नतीजे सामने आते हैं। देखिए, इस पिछले 5 साल में इस शिक्षा के ढांचे को निश्चित रूप से नष्ट किया गया। ऐसे जगह पर स्कूल खोल दिए गए जहां पर चार नागर साहब, अब उसको हमें संवारने में, ठीक करने में थोड़ा समय तो लग रहा है निश्चित रूप से, लेकिन उनको हम इंप्रूव कर रहे हैं। एकीकरण किया है, समानीकरण करेंगे। और अब मैं महावीर सियाग साहब ने कहा स्कूलों को बंद करने में, महावीर सियाग साहब ने कहा स्कूलों में बंद करने में समय लगेगा। 17,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब मंत्री मान रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाएगा क्योंकि वहाँ बच्चे हैं। पहले बंद किया, अब खोलने की बात हो रही है। नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो निश्चित रूप से ऐसे 4 स्कूल पे 2 टीचर लगा देंगे। देश का पैसा आप ये बता दीजिए, आपके शिक्षा मंत्री पद के साथ न्याय कर पा रहे हैं क्या? न्याय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा। राजकुमार मीणा है, बांसवाड़ा से जुड़े हमारे साथ। राजकुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हेलो जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिबंधित जिलों में एक अलग से कैडर बनाया टीएसपी का। जी हाँ सर, ये टीएसपी का अलग से कैडर बनाया है, तो उसमें भी इन्होंने इनकमिंग तो कर दी, यहाँ तो ट्रांसफर कर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से अभी जाने वालों का कुछ नहीं कह रहे हैं लोग। तो मतलब स्कूलों में डबल स्टाफ मौजूद है? हाँ जी सर, यहाँ पर्याप्त स्टाफ मौजूद है आज की तारीख में। अर्चना जी, आपका कमेंट चाहूंगा, ऐसे हालात में शिक्षा मंत्री को लेकर क्या राय है कांग्रेस की और आपकी? देखिए, शिक्षा मंत्री जो है विवेकहीनता का परिचय बार बार दे रहे हैं। अभी नागर साहब बोल रहे थे, मैंने इसीलिए इंटरव्यू नहीं किया कि इनको अपनी बात कहने दी जाए। 17,000 स्कूलों के एकीकरण की बात करने वाली पार्टी 13,000 पर आई और 13 के बाद 3-4 हज़ार पे पहुंची। यानी आपकी नीति विसंगतिपूर्ण थी। आपने कहा ढांचा ही ध्वस्त कर दिया। बीच में 5 साल पहले आप भी आए थे, आपने कौन सा सुधार कर दिया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकर के उसके विपरीत नीतिगत निर्णय आप लेना चाहते हैं और आप कह रहे हैं पहली बार एकीकरण किया गया। ऐसा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस के शासन में भी कुछ स्कूलों का हमने एकीकरण किया, लेकिन वो वास्तविक एकीकरण था, किसी को उससे आपत्ति नहीं थी। तो आप नीतिगत रूप से बिल्कुल गलत हैं। आप जो सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि साहब हम ग से गाय सिखाएंगे, गधा नहीं सिखाएंगे, तो गधा तो आपने ही सीखा होगा, हमने तो ग से गाय और गगन ही सीखा था। आप छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं हम अ से अनंत सिखाएंगे, अब वो अनंत जिस चीज़ की आप इंगित कर देंगे जीवन भर वो बच्चा उसको अनंत समझेगा। तो ये विवेकहीनता की बातें हैं। आप कहते हैं साहब महाराणा प्रताप को हम पढ़ाना चाहते हैं, अकबर को भुलाना चाहते हैं। कौन है राजस्थान में, पूरे भारत में, जो महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान नहीं रखता? प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय उनके प्रति सम्मान रखता है, लेकिन
लेकिन हल्दी घाटी की उस लड़ाई को जीवंत करने का अधिकार किसी भी संवैधानिक अर्चना जी, हम दूसरे रुख पर जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के विवेक का सवाल इसलिए जानना चाह रहा हूँ। विवेक का सवाल इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहले वाले शिक्षा मंत्री को पता नहीं था समानीकरण एकीकरण का क्या नतीजा होने वाला, और ये जो शिक्षा मंत्री है अब शिक्षकों के समानीकरण की बात करें, शिक्षक गुट से लोग बैठे हुए ये जानते हैं प्रत्येक वर्ग में सरप्लस टीचर्स होने का तात्पर्य होगा। बांसवाड़ा में जो देखा उसका क्या है? एक स्कूल में डबल स्टाफ है, ऐसी भी राय है, क्योंकि आपकी नीति नहीं है। आप मृत लोगों के ट्रांसफर करते हैं, आपको पता नहीं कितने डीओज के आपने ट्रांसफर कर दिए, वो कहाँ है, उनकी पोस्टिंग कहाँ थी, आपको पता नहीं कितने वन विभाग की ले लीजिए, आप शिक्षा विभाग छोड़िए, जिनको सीएम ने लगाया उनके ट्रांसफर कर दिए। इस समय मानसून का सीजन है, इस समय ट्रांसफर की नीति वहां पर ऐसी बनी हुई कि यहाँ ट्रांसफर, और तबादला नीति राजस्थान में नहीं है, इसका खामियाजा सरकारी कर्मचारी उठा रहा है, उससे जुड़े लोग उठा रहे हैं। मोहम्मद सादिक कादरी बूंदी से जुड़े हमारे साथ, बताइए कादरी साहब। हाँ सर, मैं सर सेकंड ग्रेड पीटीआई हूँ सर जी। जो सर मैंने यार अभी राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया था जी, मेरा स्थानांतरण अभी तक नहीं हुआ करवर से लबान में जी। मैंने भी मांगा था सर, लेकिन मेरा किया गया नहीं किया। क्या आप किसी बीजेपी नेता के जरिए पहुंचे फरियाद लेकर? आपकी फरियाद का तरीका क्या रहा? हाँ सर, बाबूलाल जी एमएलए साहब को मैं खुद देके आया था, हमारे मिनिस्टर साहब को लाकेरी में, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ। शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, आप बने रहिए, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। शिक्षा महकमे में अगर तमाम खामियां सामने आई तो ऐसे हालात में सूरत हाल कैसे बदले जा सकते हैं, बेहतरी की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, और जो कमियां हैं उनको लेकर क्या सुधार की जरूरत सच में आज इसी वक्त पर है। बात होगी आखिरी दौर में, बने रहिए। सरकार ने बहुत जल्दबाजी की है। पिछले कांग्रेस के शासनकाल में तबादले होने के बाद बीजेपी शासनकाल में तुरंत ही तबादले अचानक ही हो रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कि जो अध्यापक बाहर जाके लगते हैं उनको कम से कम ये है कि 2 साल तक रेगुलर रखें, उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा नहीं हो कि वहाँ से अच्छे अध्यापक इधर हो जाएं। सबको बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की पूर्ति होनी जरूरी है। तबादले अफसरों के आधार पर होने चाहिए, जो अफसर चाहते हैं वह उस जगह पर लगाना चाहिए उनको, क्योंकि राजनीतिक आधार पर क्या है, राजनेता अपने अपने आदमियों को अपनी अपनी जगह भेज देते हैं। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या तबादलों को लेकर सरकार ने जल्दबाजी की है? इस पर आपकी राय मिली, और इस राय के मुताबिक 74% लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू ये मानते हैं कि तबादलों को लेकर सरकार ने जल्दबाजी की है, जबकि फोन कॉल्स पर यह राय 100% है। ऐसे हालात में सुधार की गुंजाइश कहां पर है और सुधार क्या किए जाने चाहिए, इसी पर बात की जानी चाहिए। सियाग साहब, सबसे पहले आपसे सुझाव जानना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री को कोई पैगाम इस मंच के जरिए आप देना चाहते हैं कि इन तबादलों को लेकर जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए? एक तो बिल्कुल तबादले नीति बना करके किए जाने चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन सुनवाई का मुद्दा कर्मचारी और टीचर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये अलग मुद्दा है, और जनता के अलग मुद्दे। जन सुनवाई में जनता के मुद्दों पे बात हो, ट्रांसफर एक रेगुलर प्रक्रिया है, एक पॉलिसी बन जाए और संबंधित अधिकारी ट्रांसफर करे, और शिक्षा अधिकारी ही बेहतर जानते हैं कि किस शिक्षक को कहाँ लगाने से शिक्षा में ज़्यादा फायदा हो सकता है। राजस्थान बहुत बड़ा है, कोई भी कितना ही विद्वान आदमी हो, एक जगह बैठ करके पूरे राजस्थान के शिक्षा को अगर सुधारना चाहे ट्रांसफरों के माध्यम से, ये नामुमकिन है। ये तभी है, हमारा एक नेटवर्क है नीचे तक का, उस नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम चुनाव लड़ने के लिए तो नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे बूथ कमेटी तक, लेकिन शिक्षा को चलाने के लिए सारा कुछ हम जयपुर से एक आदमी कंट्रोल करेगा, ये शिक्षा को बर्बाद ही कर सकता है, उसको बचाने से। कांग्रेस की क्या मांग है? अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है जब कांग्रेस के मन से कहा जाता है कि आपकी जो नीति जिसके तहत आप ट्रांसफर्स कर रहे हैं या जनसुनवाई कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। लेकिन जब इन्हीं के पूर्व शासन मंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाते हैं और वहाँ मीडिया से कहते हैं कि यहाँ पर निजी सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये उस चीज़ को आईना दिखाता है जो वास्तविकता है। खैर इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए मेरा ये मानना है कि ये ठीक बात है कि अभी तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी, हम भी शासन में थे, तो आवश्यकता आज ये कि विधानसभा का जो अगला सत्र आहूत हो, भारतीय जनता पार्टी जिस कंफ्यूज स्टेट में आज पूरे भारत में, उससे उबर जाए और इनके यहाँ कुछ सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, जो भी है वो तो इनका आंतरिक निर्णय है, और जो भी प्रकरण सामने है उसमें न्याय के आधार पर जो भी होना है वो होने के पश्चात जब विधानसभा सत्र आहूत हो तो एक यहाँ पर प्रस्ताव आना चाहिए, कंसेंसस के आधार पर ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए, और ट्रांसफर जो है ना वो होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड। ये नहीं होना चाहिए कि कौन मंडल अध्यक्ष आकर अभिशंसा कर रहा है, कौन बनवारी लाल जी सिंगल जैसे विधायक जो ज्यादा मतों से जीत गए तो अपने महिमा मंडन के साथ 10 ट्रांसफर्स की मांग करते, ये नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड कर्मचारी का ट्रांसफर करिए, उसके साथ न्याय करिए, तब आप अकाउंटेबिलिटी के स्तर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं।
मेरे तो दो बात के लिए निवेदन है कि पॉलिसी बने, ये डिजायर सिस्टम बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। इससे शिक्षा में अव्यवस्था ही फैलती है, शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता। दूसरा ये कि राजनीतिक आधार पे जो विद्यालय खोले जाते हैं वो बंद होने चाहिए। आपके पास संसाधन है तो ही स्कूल खोलें। और तीसरा यह कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो सकता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज ये जिसके राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान प्राइमरी एजुकेशन में हुआ है। आप 5 क्लास हैं, 2 अध्यापक दे रहे हैं, छात्र संख्या से नहीं जोड़ सकते। छात्र संख्या के आधार पर जोड़ेंगे तो फिर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो ही नहीं सकता। इन तमाम पहलुओं को क्या सरकार अब गौर करेगी? नागर साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, शिक्षा मंत्री से आप बात करेंगे, क्योंकि छवि सबकी खराब हुई है। बीजेपी की खराब होती है तो आपकी भी खराब होती है। संगोष्ठ से अगली बार फिर आपको चुनाव लड़ना है। प्रयास निश्चित रूप से सुधार के कर रहे हैं और इसमें सरकार लगी हुई है, कई प्रांतों की स्टडी की है। और हम जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति, एक तबादले की नीति लागू हो, उस पर भी निश्चित रूप से कई प्रकार की लेकिन अभी का क्या, शिक्षा मंत्री के तमाम कामों के कारण आपकी पार्टी की, आपकी छवि धूमिल हो रही है, उसका क्या जवाब मांगेंगे शिक्षा मंत्री से? नागर साहब मांग सकते हैं? देखिए, अभी ये जो तबादले हुए हैं, हमेशा हर सरकार रही है और इस तरह से तबादले गलत होता है उसका साथ देंगे आप लोग? नहीं हो रही, गलत होता है उसका साथ देंगे आप लोग? हम गलत नहीं, उसको सुधार कर रहे हैं, लेकिन सुधार पूरी तरह से करने में क्या नागर साहब व्यक्तिगत रूप से जाकर देवनानी जी से इस बारे में बात कर सकते हैं? मैं समझता हूँ शायद नागर साहब आप बात करेंगे देवनानी जी से? मैं खुद बात भी करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं खुद भी मानता हूँ कि शायद अगली बार जब ट्रांसफर हो तो एक नीति के साथ हो, नीतिगत निर्णय के साथ हो। इस पर हम निश्चित रूप से चलिए 1 मिनट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा श्रीवास्तव साहब इस पूरी बहस को लेकर। देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए पारदर्शिता आनी चाहिए। मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम पारदर्शिता हर चीज़ में इसको प्रमोट करते हैं, एडवोकेट करते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी कि एक स्थानीय कमेटी हर स्तर पर बनाई जाए जिसमें पदस्थापना, प्रमोशन, इन सब की एक गाइडलाइंस तय हो जाए और उनको माना जाए, मतलब उसको तोड़ मरोड़ नहीं जाए, उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाए। मेरा तो अनुभव रहा है, हर सरकार ने इसको करा है राजनीतिकरण। जब एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में विभागाध्यक्ष को अधिकार है तो फिर उसमें हस्तक्षेप की कहाँ गुंजाइश? वो बेस्ट जज है, उस विभागाध्यक्ष को हटाइए अगर वो काम नहीं करता है। लेकिन अगर वो उसके लिए नीति बना दीजिए, गाइडलाइन दे दीजिए। कैबिनेट की गाइडलाइंस हो सकती हैं, लेकिन एक स्थापना बोर्ड आयोग होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विसेज के लिए कहा है। पुलिस कमीशन के लिए बात हुई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था पुलिस के लिए स्थापना आयोग। इसी प्रकार से स्थापना स्थानांतरण के लिए भी विभिन्न स्तरों पर होना चाहिए और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति पारदर्शिता के लिए होनी चाहिए और इच्छा शक्ति के साथ ही सुधारों पर जोर होना चाहिए, वरना सूरत हाल लगातार बिगड़ सकते हैं। आज इस चर्चा में